नमस्कार जी, मैं हूँ डॉक्टर मनीष यादव, राय श्री आयुर्वेद, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे एक मरीज हैं लवकुश, 26 वर्ष उम्र है इनकी इस समय पे, और ये हमारे पास तकरीबन इतनी मोटी फाइल लेकर के आए हुए थे। लवकुश जी, कितना वजन है इसमें अंदाजन? सर 1 किलो। 1 किलो के आसपास। यहाँ से पहले आपको बीमारी के विषय में क्या जानकारी थी, क्या बीमारी है आपको? सर यही मालूम थी, अकड़न होती थी, बस कोई डॉक्टर कोई ये नहीं बताता था कि मतलब कि क्या दिक्कत है। बस ये कि हाँ रिकवर हो जाएगा। दवाई चलती नहीं। फिर आपको क्या पता चला क्या बीमारी है? समय के बाद कोई बीमारी पता चली? सर पहले मैंने एलोपैथिक पीजीआई में इलाज कराया, तो वहाँ पे इलाज चलता रहा, आराम मिला। फिर इसके बाद आराम मिलना बंद हुआ, तो वहाँ पे मेरे भाई का छोटे ऑपरेशन हो गया, तो मुझे लगा कि नहीं इसमें इलाज नहीं है। तो फिर मैंने होम्योपैथिक को अपना वो किया। होम्योपैथिक में 2 साल इलाज कराया, बीच में आराम मिला, फिर एकदम से आराम मिलना बंद हो गया। तब जाके मैंने गूगल में सर्च किया आपको, तब इसके बाद यहाँ पे मैंने दिखाया। बीच में पेट में भी कुछ दिक्कतें आई थी आपको? पेट में एसिडिटी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो जैसा कि कुछ कंप्लेंट्स आपने सुनी, तो मैं अब आप इनको थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। इस पेशेंट का वीडियोस के कुछ प्रमुख कारण हैं कि क्यों बना रहे हैं। एक तो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दूसरा है एएनए की रिपोर्ट, तीसरा है पेशेंट की डायग्नोसिस को कैसे कवर करना है, अभी तक पहले क्यों नहीं कवर हुई, तो क्यों नहीं हुई, और हुई है तो क्या हुई है। हमारे साथ में जो है जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला, एक जगह से लेकर के कई हॉस्पिटल्स, कई जगहों पे ट्रीटमेंट चला, जिनकी एमआरआई भी इनकी कई बार कराई गई, जिसमें जो है डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहा था, एंटीरियर मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स आ रहे थे, टाइप 2 मोडिक चेंजेस आ रहे थे। इससे एक अनुमान लगाया जा रहा था कि इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, ऐसा है। फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की रिपोर्ट भी कराई गई थी, पॉजिटिव आई थी, नेगेटिव आई थी? सर उसकी तो नहीं, डॉक्टर साहब ने, होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया था कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी का गठिया, या कुछ लोग रीढ़ की हड्डी की गठिया भी बोलते हैं, या बोलते हैं कि बम्बू स्पाइन हो रही है, या रीढ़ की हड्डी में अकड़न आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं HLA-B27 पॉजिटिव हो गया, कुछ लोग बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। जबकि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी में इनके दो एंटीबॉडी पॉजिटिव आए थे, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में सूजन लगातार बनी हुई है। और ये सूजन क्या परमानेंटली खत्म होती है कि नहीं होती है, इस विषय पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें, जिस समय हमारे पास लवकुश जी आए थे, उसमें मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। उस समय इनका चेहरा ऐसा हुआ करता था कि जैसे कि हम मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब काफ़ी रोते हुए रहते थे, कि मतलब हाँ ये तकलीफ जो है इनको पैसों से भी मार रही थी, मन से भी मार रही थी, शरीर से भी मार रही थी। क्योंकि लगातार बंदा इतने सारी फाइल रखे हुए है, तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट तो करा ही रहा है, हर जगह पे आस लेके जाता है कि हाँ मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। और डॉक्टर अगर आपसे तसल्ली से बात कर ले आज की डेट में, वो भी बड़ी बात होती है। जब उस दिन पहली बार या दूसरी बार जब आप आए, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है समय, डॉक्टर का समय। समय पूरा मिला या नहीं मिला? जी लगभग आधा घंटा के सब आसपास मैंने आपको समय दिया, और उसमें आपको क्या बताया? सर मतलब पहली बार मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे मतलब पूरी क्या दिक्कत है, कैसे ठीक होगी। मतलब ऐसे तो डॉक्टर के पास जाते थे, यही पता चलता था कि बस ठीक हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या पता चला कि कैसे ठीक होगी, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो बम्बू स्पाइन हो रही थी, तो सबसे पहले मैंने इनके एएनए की टेस्ट कराई। उसमें जो है हमारा जोग्रेन सिंड्रोम पॉजिटिव आया था। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएं, इनके 3 एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं। अभी जिनके 3 एंटीबॉडी पॉजिटिव रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि उस पेशेंट को कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी का गठिया हो जाता है। साथ ही साथ इनका ESR 62 था। अभी जब भी हम इनका रोमेटॉइड आर्थराइटिस कराएंगे ऐसे मरीज का, तो वो ज़्यादातर निगेटिव आने वाला है। HLA-B27 भी जो है इसका बॉर्डर लाइन के आसपास मिलेगा, कभी भी पॉजिटिव आता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है। पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि जो है उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है अथवा नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो है हमने इनकी इस बीमारी को पकड़ा, और शायद ये रिपोर्ट इससे पहले नहीं कराई गई थी। जी नहीं, शायद किसी डॉक्टर का इधर ध्यान नहीं गया कि ऐसा भी हो सकता है, या जो भी रहा हो, या हमने सोचा कि हाँ ठीक हो जाएगा, जैसा भी रहा हो।
अभी हम लोगों ने कितने दिन की थेरेपी ले ली? सर 20 दिन की होगी। 20 दिन की थेरेपी ले ली। तो सबसे पहले आप ये बताओ, आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी थी पहले, वो वापस आई या नहीं आई? जी फ्लेक्सिबिलिटी पहले से तो बड़ी है। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई होगी? 40 से 50% तक आ गई। एक बार जरा खड़े होकर के बताइए क्या क्या आप पहले नहीं कर पाते थे वो अभी कर सकने की क्षमता में? जैसे पहले पीछे ऐसे जा पा रहे थे, इतना नहीं जा पा रहे थे, मतलब हाँ। इतना ही जा पा रहे थे। और आगे झुक पा रहे थे, इतना झुक पा रहे थे, मगर इतना झुक लेते हैं। गुड। और सर मैं बताना चाहूँगा जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो लोग अगर ऐसे करेंगे, चेस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला दर्द यहाँ आता है। बाकी उनको झुकने में दिक्कत होती है, पीछे बैंड होने में दिक्कत होती है। राइट और लेफ्ट देखो जरा, ऐसे करने से देखो। पहले कितना देख पा रहे थे? पहले इतना देख पा रहे थे। अभी उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी में दोनों साइड गर्दन में मूवमेंट आया, रीढ़ की हड्डी में पहले से फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। कूल्हों में क्या हालत थी? कूल्हों में सर पेन है, वो थोड़ा अभी कम रिलैक्स मिला है और तो ठीक है। तो एक कूल्हों में पहले से कम तकरीबन कितना आराम है? ये 50% मिल गया उसमें भी। जी सभी चीज़ों में आराम के साथ कूल्हों में 50% का आराम है, बाकी सभी जगहों पे लगभग और अच्छा आराम है। कितना? लगभग होगा 60%, 60 to 70% के आसपास आराम है। थेरेपीज कुछ और भी होनी है? जी अभी आपने बताया नहीं सर। अभी इनकी थेरेपी जो है अब समय समय के साथ लगातार 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन करके होंगी, क्योंकि इस बीमारी को एकदम से तो नहीं कवर किया जा सकता, लेकिन हाँ धीरे धीरे कवर किया जा सकता है। मैं इसको एक तरीके से रूखे रोग में मानता हूँ। ड्राई डिसीज़ है एक तरीके, जिसमें बॉडी में जो मांस धातु होती है वो वीक हो जाती है, मेद धातु जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती चली जाती है। कहने के लिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के अंतर्गत जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही होती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आगे झुक ना पाए या सारी चीज़ें ना हो पाए। सेम पेशेंट रहता है, सेम कंप्लेंट रहती है, सेम चीज़ें होती हैं और पेशेंट भी इसी तरीके से ठीक होता है जैसे हमारे लवकुश जी ठीक हुए हैं। लवकुश जी, इस थेरेपी के बारे में और पिछले इतने साल के अनुभव के बारे में, ये जो कितने साल का अनुभव है आपका? ये 2012 से मेरा इलाज कंटिन्यू चल रहा है। 2012 से अब तक में जो भी इलाज कराया, इस पूरे इलाज के अनुभव में हमारा इलाज और दूसरों के इलाज में कैसा क्या आपको लगता है, क्या सही है? 2012 से मतलब 16-17 तक तो इलाज मतलब दिक्कत उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो मतलब दवा आराम समझ में आता, मगर 16-17 के बाद से दिक्कत बढ़ती गई। फिर उसके बाद जो अभी तक इलाज कराया, उसके बाद जो आपके यहाँ दिखाया तो उससे ज़्यादा रिलैक्स मिला है। उससे ज़्यादा रिलैक्स मिला है। धीरे धीरे जैसे जैसे एंटीबॉडी पॉजिटिव होते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया भी होगा कि जो है ये किस किस एज में हम लोगों को इफेक्ट करने वाला होता है। हार्मोनल जब चेंज होते हैं तब हमारे पास हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ये बॉडी पे अटैक करता है। अच्छा, आपने बताया था आपके भाई का भी ऐसी ही कुछ स्थिति है? ये भाई का ऑपरेशन हुआ है सर। भाई का ऑपरेशन हिप का ऑपरेशन कब हुआ था सर? अभी कोरोना के पहले हुआ था। कोविड के पहले हुआ था। अभी भी लगभग दिक्कतें वापस आने लगी थोड़ी बहुत? सर उनको भी मतलब यही स्पाइन वाली प्रॉब्लम है, तब कूले वाली तो दिक्कत है ही है, मगर स्पाइन। जिन लोगों को जो है HLA-B27 होता है, स्कम्बरल नोड्स होते हैं, ऐसे लोगों को धीरे धीरे लंबर रीजन में स्टिफनेस आती है और एवियन नाम की बीमारी हो जाती है, अवस्कुलर नेक्रोसिस। और अवस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है तो एलोपैथी में उसके लिए भी सर्जरी कराओ, कमर में अगर दिक्कत है तो उसके लिए भी सर्जरी कराओ, और गठिया हो गया है तो उसके लिए भी सर्जरी कराओ। तो आप सोचिए कि आपको क्या सर्जरी करानी है या ये जो थेरेपी है लवकुश जी पे जो की गई है वो ज़्यादा बेहतर है? आपको क्या लगता है दोनों में से क्या बेहतर है? सर पहले प्रेफर थेरेपी करनी चाहिए, उससे आराम ना मिले तो तब हमें ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो अभी लगता है कि ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है आपको? नहीं सर, नहीं लगता ना। अभी के साथ आप लोगों के यदि कोई सवाल हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर के, एवीएन को लेकर के या रीढ़ की हड्डी की गठिया को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। संडे के दिन मैं लाइव रहता हूँ, उस दिन मुलाकात कर लीजिए, या फिर जो है आप क्लिनिक पर भी आकर के दिखा सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।